हेलो। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। क्या हाल है भाई आप लोगों के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार शानदार, एकदम झकास, अल्टीमेट, फुल मौज। अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। तो आप लोगों की लंबी छुट्टी हो गई है। फ्राइडे की छुट्टी हो गई आप लोगों की, बसंत पंचमी, सरस्वती पूजा, फिर सैटरडे संडे छुट्टी, फिर मंडे को हो गया हमारा भैया 26 जनवरी। 4 दिन की लगातार क्लास ऑफ हो गई आपकी, नहीं? चलिए, तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, हम लोग पढ़ रहे थे एनालिटिकल रीजनिंग। और एनालिटिकल रीजनिंग की अगर मैं बात करूं, अगर मैं एनालिटिकल रीजनिंग की बात करूं, तो एनालिटिकल रीजनिंग में हम लोग क्या क्या चीज़ें कवर कर चुके हैं भाई? क्या क्या चीज़ें पढ़ चुके हैं एनालिटिकल रीजनिंग में? सर, एनालिटिकल रीजनिंग में हम बहुत कुछ चीज़ें पढ़ चुके हैं। सबसे पहले जो टॉपिक हमने एनालिटिकल रीजनिंग में किया था, सबसे पहला जो टॉपिक हमने एनालिटिकल रीजनिंग में किया था, वो किया था एनालिटिकल रीजनिंग में हमने सबसे पहला टॉपिक कॉज एंड इफेक्ट, है ना? सबसे पहला चैप्टर हमने किया था कॉज एंड इफेक्ट, यानी कि कारण और परिणाम। और कॉज एंड इफेक्ट के बाद फिर हमने किया था कोर्स ऑफ एक्शन। कोर्स ऑफ एक्शन, है ना, कार्यवाही, कथन और कार्यवाही। इसके बाद हम लोगों ने किया था, इसके बाद हम लोगों ने किया था स्टेटमेंट अजम्पशंस, जो आजकल इन्फ्रेंस, इन्फ्रेंस और कंक्लूजन्स के नाम से भी जाने जाते। पहले ये तीनों चैप्टर बेटा अलग अलग थे। क्या हाल है जी? पहले ये तीनों चैप्टर अलग अलग थे, लेकिन आजकल अजम्पशन, इन्फ्रेंस और कंक्लूजन, ये तीनों ही टॉपिक एक ही है ना? अजम्पशन, इन्फ्रेंस और कंक्लूजन, ये तीनों ही जो चैप्टर हैं, तीनों ही जो चैप्टर हैं वो एक ही है। पहले ये चैप्टर अलग अलग हुआ करते थे, बट अब ये चैप्टर हमारे अलग अलग नहीं है, ये मैंने आपको कराए थे। फिर इसके बाद जो हमने नेक्स्ट चैप्टर पढ़ा था, डेट इज स्टेटमेंट, आर्गुमेंट, कथन और तर्क। और मैंने आपको बताया था कि जब हम स्टेटमेंट आर्गुमेंट में आर्गुमेंट चेक करते हैं तो कौन सा तर्क हमारा स्ट्रांग होता है और कौन सा तर्क हमारा वीक होता है। समझ रहे हो? तो एक चैप्टर पढ़ चुके हैं हम, दो चैप्टर पढ़ चुके हैं। बेसिकली ये दो चैप्टर थे, 3 और 4, जो कंबाइन होकर एक सिंगल चैप्टर बन चुके हैं, और ये 5। यहाँ तक हम चीजें पढ़ चुके हैं एनालिटिकल रीजनिंग में। अब जो एनालिटिकल रीजनिंग में पढ़ना बाकी है वो है रीजन असर्शन, है ना? वो है आपका रीजन एंड असर्शन, रीजन एंड असर्शन। और रीजन असर्शन के बाद रहेगा आपका मेरे भाई, रीजन असर्शन के बाद रहेगा डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग। ये दो टॉपिक और हमें करने हैं एनालिटिकल रीजनिंग में। फिर उसके बाद मैं आप लोगों को PYQs की प्रैक्टिस कराऊंगा, फिर मैं आप लोगों को कराऊंगा PYQs की प्रैक्टिस। ठीक है? तो 6, 7 और फिर लास्ट में ये 8। तो रीजन असर्शन एक क्लास, डिसीजन मेकिंग एक क्लास, PYQ प्रैक्टिस एक क्लास, यानी कि 3 क्लासेस, 3 क्लासेस और आप लोगों की बची हैं, है ना? 3 क्लासेस और आप लोगों की बची हैं, 3 क्लासेस और बची हैं एनालिटिकल रीजनिंग के लिए। नाम ले लो। अबे नाम में क्या रखा है यादव जी? क्या करें सर भाव? एयरफोर्स में सिलेक्शन हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा मेरे भाई। एयरफोर्स में सिलेक्शन क्यों नहीं होगा? हाँ, क्यों नहीं होगा सिलेक्शन? चलिए जनाब, तो हम आज जो शुरू कर रहे हैं एनालिटिकल रीजनिंग में, है ना, हम आज जो शुरू कर रहे हैं एनालिटिकल रीजनिंग में, एनालिटिकल, एनालिटिकल रीजनिंग, एनालिटिकल रीजनिंग, एनालिटिकल रीजनिंग में आज जो हम शुरू करने जा रहे हैं, वो शुरू करने जा रहे हैं मेरे भाई रीजन एंड असर्शन, अभिकथन और कारण। क्या शुरू करने जा रहे हैं? अभिकथन और कारण। देखो, एनालिटिकल रीजनिंग में आप लोग अपने नोट्स बना लेना। हालांकि जब ये चैप्टर कंप्लीट होगा तो लास्ट में शॉर्ट नोट्स मैं बनवा दूंगा आपको, है ना? लास्ट में शॉर्ट नोट्स मैं बनवा दूंगा एनालिटिकल रीजनिंग के टॉपिक वाइज, कि किस टॉपिक के क्या क्या पॉइंट्स हैं, वो सारे पॉइंट्स मैं आप लोगों के खुद बनवाऊंगा शॉर्ट नोट्स। लास्ट में मैं आप लोगों के शॉर्ट नोट्स खुद बनवा दूंगा, ठीक है? आप लोग परेशान मत हो, ठीक है? जी हाँ सर, आप रीजनिंग का हलवा बना देते हैं। तो हलवा अच्छा लगता है तो मैं, नहीं अच्छा लगता? कभी तुमने आटे का हलवा खाया है? बचपन में मैं बहुत खाता था आटे का हलवा, घर वालों से बनवाता था यार, बड़ा मजा आता था आटे का हलवा खाने में।
और उसमें जब हलवा बनवाते हैं ना आटे का, तो वो लास्ट में ना कुछ वो तवे पर जब बनता है तो तवे पर ना वो परत सी जमी रह जाती है आटे के हलवे में। ओहो भाई साहब, क्या अल्टीमेट लगती थी वो खाने में, जिसकी कोई हद नहीं, है ना। आपसे अच्छे टीचर नहीं देखे हैं सर मैंने। आप मेरा नाम नहीं लेते हो सर, मजा आ गया सर। चलिए, रीजन असर्शन जब चैप्टर पढ़ोगे तो अल्टीमेट लेवल का मजा आएगा। पता है क्यों मजा आएगा रीजन असर्शन में? रीजन असर्शन में अल्टीमेट लेवल का मजा इसलिए आएगा क्योंकि जो रीजन असर्शन चैप्टर है ना, वो साइंस बेस्ड टॉपिक है। ये जो टॉपिक है ये साइंस बेस्ड टॉपिक है, साइंस बेस्ड। ठीक है जी हाँ। ये चैप्टर के आंसर वही बच्चा दे सकता है जिसको साइंस की थोड़ी बहुत नॉलेज है। जिस बच्चे को साइंस की थोड़ी बहुत नॉलेज है, रीजन असर्शन जो टॉपिक है वो बेसिकली साइंस का टॉपिक है, साइंस का टॉपिक है जी। चलिए, स्प्रीत, प्रीति सिंह, शिवी शर्मा, रवि कुमार, सुधीर शुक्ला, ज्ञानेंद्र सिंह। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, जल्दी से आप इस क्वेश्चन पे ध्यान दो। आप लोगों को ये बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सत्य है। पहला कथन सत्य है, दूसरा सत्य है, दोनों सत्य हैं या दोनों असत्य हैं। आप लोगों को बस ये बताना है कि इन दोनों में से कौन सा कथन मेरा सत्य है। वी फील कंफर्टेबल इन हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। वी फील कंफर्टेबल इन हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। क्या हम गर्म और आर्द्र जलवायु में सहज महसूस करते हैं? बताओ। वी फील कंफर्टेबल इन हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, क्या ये बात सच है कि हम गर्म और आर्द्र जलवायु में सहज महसूस करते हैं? बेटा, जब गर्मी बहुत होती है, जब ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा होती है, तो हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। आप लोगों को पता है, जब ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा होती है तो हमें बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं होता, है ना। मानते हो कि नहीं मानते? हाँ जी। स्वेट इवोपरेट फास्टर इन ह्यूमिड क्लाइमेट। क्या आर्द्र जलवायु में पसीना तेजी से वाष्पित हो जाता है? जब बेटा ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा होती है तो हमारा जो शरीर है ना, वो चिप चिप करने लगता है, चिपकने लगता है। हमारा शरीर चिपकने क्यों लगता है? क्योंकि ह्यूमिडिटी बढ़ने पर जो पसीना है वो हमारी बॉडी से इवोपरेट नहीं हो पाता। पसीना हमारी बॉडी में चिपक जाता है ह्यूमिडिटी जब ज्यादा होती है। तो जब ह्यूमिडिटी बढ़ती है तो हमारी बॉडी चिपकने लगती है, तो हमें बिल्कुल भी अच्छा महसूस नहीं होता है। इसीलिए यहाँ पर दूसरा वाक्य भी क्या है? गलत है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बोथ ए एंड आर आर ट्रू। गलत। बोथ ए एंड आर आर ट्रू, गलत। ए इज ट्रू, गलत। ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, गलत। बोथ ए एंड आर आर फॉल्स। यहाँ पे दोनों के दोनों जो कथन है, यहाँ पर दोनों के दोनों जो कथन है, एनालिटिकल रीजनिंग के क्लास क्वेश्चन डलवाएंगे बेटा, चिंता मत करो, डलवाएंगे। यहाँ पर दोनों के दोनों जो कथन है वो फॉल्स है। बोथ ए एंड आर आर फॉल्स। ए और आर दोनों ही असत्य हैं। ए और आर दोनों ही असत्य हैं। बोथ ए एंड आर आर फॉल्स। ए और आर दोनों ही असत्य हैं। ए और आर दोनों ही असत्य हैं। बोथ ए एंड आर आर फॉल्स। चलिए, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चलिए साहब, बनाइए इस क्वेश्चन को, जल्दी से सॉल्व करो फटाफट से। कैसे सॉल्व होगा? शिमला दिल्ली की तुलना में ठंडा है। शिमला दिल्ली की तुलना में ठंडा है। शिमला जो है दिल्ली की तुलना में ठंडा है। क्या ये बात सच है कि शिमला दिल्ली की तुलना में ठंडा है? ये बताओ, क्या ये बात सच है? सर, ये बात बिल्कुल सच है कि जो शिमला है वो दिल्ली की तुलना में ठंडा है। तुम्हें पता है इस समय शिमला की हालत क्या हो रही है ना? सारे के सारे जो लोग हैं ना, फ्राइडे सैटरडे संडे मंडे 4 दिन की छुट्टी थी ना, तो सारे के सारे हिल स्टेशन पहुंच गए, शिमला मनाली। क्योंकि इस समय मनाली में बर्फ पड़ रही है ना। तो उस बर्फ को देखने चले गए। और बेटा 24-24 घंटे की जाम में फंसे हुए हैं लोग। 24 घंटे का ट्रैफिक लगा हुआ है। मतलब ये सोच लो, 12-12 घंटे हो गए लोगों को गाड़ी में बैठे बैठे। और चारों तरफ से ब्लॉक हो गया सिस्टम, इतनी बर्फ पड़ रही है वहाँ, पूरा पहाड़ बुक है। लोग पहाड़ों पे भागते हैं, घूमने भागते हैं, देखते हैं हम भी बर्फबारी देख के आएंगे।
लेकिन वहाँ ट्रैफिक में इतनी बुरी तरह फंस जाते हैं जिसकी कोई हद नहीं। तो शिमला डेफिनेटली दिल्ली की तुलना में अधिक ठंडा ही है ना, बिल्कुल ठंडा है, ये बात बिल्कुल सच है। शिमला इज एट हायर एल्टीट्यूड एज कम्पेयर टू दिल्ली। क्या शिमला जो है दिल्ली से अधिक ऊंचाई पर है? बिल्कुल सर, दिल्ली तो अरावली पहाड़ियों पे बसा हुआ है, लेकिन जो हमारा शिमला है वो एक्चुअल पहाड़ियों पे बसा हुआ है, पहाड़ों पर। तो शिमला जो है अधिक ऊंचाई पर है एज कम्पेयर टू दिल्ली, है ना, एज कम्पेयर टू दिल्ली। इसका मतलब ये है कि बोथ ए एंड आर आर ट्रू, दोनों ही सत्य हैं। बोथ ए एंड आर आर ट्रू, बोथ ए एंड आर आर ट्रू। ऑप्शन ए और बी, यहाँ पर ऑप्शन ए और बी दोनों ही ऑप्शन चूज कर सकते हो। यहाँ पर ऑप्शन ए और बी दोनों ही ऑप्शन चूज कर सकते हो, लेकिन लेकिन सर मैं भी कल ही वापस आया हूँ मनाली से, 25 घंटे में दिल्ली पहुंचा। हाँ जी, यहाँ पे दोनों ही वाक्य सत्य हैं, लेकिन लेकिन आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, या फिर आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। अच्छा ये बताओ, शिमला दिल्ली की तुलना में अधिक ठंडा है, क्या उसके पीछे का जो कारण है वो यही है? क्या उसके पीछे का कारण यही है कि जो शिमला है वो अधिक ऊंचाई पर है इसलिए अधिक ठंडा है? सर बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है, जितनी ऊंचाई पर हम चढ़ते चले जाएंगे उतनी ठंड हमें महसूस होती चली जाएगी। ऊंचाई पे जाने पर ठंडक बढ़ती जाती है। तो इसका आंसर है, सॉरी, इसका आंसर है ऑप्शन ए। बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ये जो टॉपिक है ना बेटा, ये रीजन असर्शन का टॉपिक है, जो साइंस बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें इसमें जो क्वेश्चन आते हैं ना वो साइंस बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। कोई अपडेट मिलेगा सर? किस चीज़ का अपडेट चाहिए तुम्हें? सर आपने कभी मेथी आलू की सब्जी खाई है यार? क्यों नहीं खाई मेथी आलू की सब्जी, है ना? मेरा यूट्यूब चैनल है, क्या करें यूट्यूब चैनल का? चलिए, घरेलू गैस सिलेंडर में रिसाव का पता चल सकता है। लीकेज इन हाउस होल्ड गैस सिलेंडर कैन बी डिटेक्टेड। अच्छा ये बताओ, जब घरों के सिलेंडर लीक करते हैं तो हमें स्मेल आ जाती है ना? हाँ सर, बिल्कुल सच बात है, बिल्कुल सच बात है। जैसे ही घरों के सिलेंडर लीक करते हैं हमें तुरंत की तुरंत स्मेल आने लगती है। सिलेंडर लीक करते ही हमें स्मेल आने लगती है, ये बात बिल्कुल सच है। जैसे ही सिलेंडर लीक होगा हमें स्मेल आएगी। एलपीजी हैज अ स्ट्रॉन्ग स्मेल। क्या ये बात सच है कि लिक्विड पेट्रोलियम गैस जो घरों में यूज होती है एलपीजी है, क्या उसमें तेज गंध होती है? एक्चुअल में एलपीजी, देखो बहुत सारे बच्चे जो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए दे रहे हैं, लेकिन फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, एलपीजी की कोई पर्टिकुलर स्मेल नहीं होती। घरों में जो गैस सिलेंडर यूज होता है उसमें कोई स्मेल नहीं होती। स्मेल पता है किसमें होती है? स्मेल जो होती है ना वो होती है इथाइल मरकैप्टन। स्मेल किसमें होती है? वो होती है इथाइल मरकैप्टन में। और जो इथाइल मरकैप्टन है वो यूज कहाँ होता है? वो यूज होता है इथाइल मरकैप्टन, आपका इथाइल मरकैप्टन यही है मेरे ख्याल से, यही है इथाइल मरकैप्टन। ये किस में यूज होता है? ये ना, इथाइल मरकैप्टन को ही हम किस में डालते हैं? इथाइल मरकैप्टन को ही हम किस में डालते हैं? इथाइल मरकैप्टन को हम, हेलो, हाँ, इथाइल मरकैप्टन को ही हम किस में डालते हैं? इथाइल मरकैप्टन को ही हम घरेलू गैस में डालते हैं। तुम्हें पता है ना, ये जो ये जो काला काला है वो क्या है? ये कार्बन है, काला काला कार्बन है। और ये हाइड्रोजन है, सफेद सफेद हाइड्रोजन है, जानते हो ना सफेद हाइड्रोजन। और ये क्या है? ये सल्फर है या फॉस्फोरस है? हाँ, ये सल्फर है, एस। तो इथाइल मरकैप्टन का फॉर्मूला क्या बना? C2, या फिर मैं बोलता हूँ CH3 या फिर मैं कह सकता हूँ C2H6S। ये जो हमारा फॉर्मूला है ये इथाइल मरकैप्टन का फॉर्मूला है, जो घरेलू गैस में मिलाया जाता है, इथाइल मरकैप्टन एलपीजी में। और इसी इथाइल मरकैप्टन की स्मेल होती है जो हमें सुंगाई देती है। यही इथाइल मरकैप्टन है CH3CH2SH, यही इथाइल मरकैप्टन है ना?
यही है इथाइल मरकैप्टन, इथाइल मरकैप्टन। इथाइल मरकैप्टन, ये जो इथाइल मरकैप्टन है ना, इसी की स्मेल होती है जो सिलेंडर में मिलता है, ये जो हमें सुंगाई देती है। इसीलिए एलपीजी में खुद की कोई गैस नहीं होती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। यूपी कांस्टेबल टू यूपीएसआई आपकी कृपा से। आपको थैंक्स बोलने के लिए आया हूँ। थैंक यू सो मच सर। बिल्कुल सिलेक्शन हो जाएगा, क्यों नहीं होगा सिलेक्शन। हम्म। लव यू गुरुजी, मैं कभी कोडिंग डिकोडिंग नहीं सीख पा रहा था, आपने जिस तरीके से बताया है मैं अब कभी नहीं भूल सकता हूँ, रिकॉर्डिंग क्लास से देखता हूँ। लव यू सर। यूपीएसआई की फील आनी चाहिए। एक बार तो राम राम कह दो। राम राम जी। कोलकाता में आओ, बंगाली खाना इज बेस्ट जी। बिल्कुल। बंगाली बाबू, बंगाली गोश्त, बाबू मोशाय। यस। रसोगोल्ला हम खाएंगे बंगाल में आके, रसोगोल्ला। बेटा एलपीजी में इथाइल मरकैप्टन सब्स्टिट्यूट अलग से मिलाते हैं, और जो स्मेल होती है ना, वो स्मेल जो हमें सुंघाई देती है वो इसकी होती है, ये इसकी होती है स्मेल। अरे रे, ये जो इथाइल मरकैप्टन होता है ना, इसकी स्मेल हमें आती है। स्मेल हमें एलपीजी की नहीं आती। एलपीजी में कोई स्मेल नहीं होती। एलपीजी में ये अलग से मिलाते हैं मिथाइल मरकैप्टन। हाँ जी। डॉक्टर द्वारा टूटी हुई हड्डियों को सही करने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है। क्या डॉक्टर जो हाथ की हड्डी जोड़ता है वो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है? जी हाँ, प्लास्टर ऑफ पेरिस मतलब पीओपी। ये वही पीओपी है जो घरों की डिजाइनिंग में यूज होती है। ये वही पीओपी है बाबू जो घरों की डिजाइनिंग में यूज होती है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। और टूटी हुई हड्डियां जोड़ने के लिए, टूटी हुई हड्डियां जोड़ने के लिए पीओपी का ही यूज किया जाता है। और आज तो दिल्ली में बारिश होने लगी भाई, दिल्ली में बारिश होने लगी। ये वही पीओपी है जो हमारे घरों में यूज होती है। देख रहे हो, ये वही पीओपी है जो हमारे घरों में यूज होती है, घरों को डेकोरेट करने के लिए। और इसी पीओपी का यूज किया जाता है हाथ की, मतलब हड्डी जब टूट जाती है तो उस हड्डी को जोड़ने के लिए जो प्लास्टर किया जाता है वो एग्जैक्टली यही पीओपी है जो प्लास्टर में यूज होती है। सेम। तो when plaster of Paris is mixed with water and applied around the fraction, it's said to a limb hard। देखो आपको पता है जब पीओपी में हम पानी मिला देते हैं तो वो एक सॉलिड ठोस पत्थर की तरह बन जाती है। ये बात बिल्कुल सच है, ये बात बिल्कुल सच है, और यहाँ पे दोनों ही बातें एकदम सच है। और डेफिनेटली आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। थैंक यू सर जी, पीडीएफ मेरे लैपटॉप में भी आ गई। गुड। तो आज का जो टॉपिक है ना, रीजन असर्शन, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, क्योंकि इसमें जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं वो रीजनिंग के नहीं साइंस के क्वेश्चन कर रहे हैं। बेसिकली आज मैं आपको साइंस पढ़ा रहा हूँ। हम सर्दियों में सफेद कपड़े पहनना पसंद करते हैं? नहीं सर, सर्दियों में हम सफेद नहीं, सर्दियों में तो हम डार्क क्लॉथ्स पहनते हैं, है ना भाई। सफेद कपड़े तो हम पहनते हैं गर्मियों में। सफेद कपड़े कब पहनते हैं? सफेद कपड़े पहनते हैं गर्मियों में। सर्दियों में तो हम सफेद कपड़े नहीं पहनते। सफेद कपड़े पहनते हैं गर्मियों में, सर्दियों में पहने जाते हैं काले कपड़े। वाइट क्लोथ्स आर गुड रिफ्लेक्टर ऑफ हीट। सफेद कपड़े गर्मी के अच्छे परावर्तक होते हैं, बिल्कुल सही बात है। जो वाइट क्लोथ्स है ना, वाइट क्लोथ्स वो गुड रिफ्लेक्टर्स होते हैं किसके? हीट के। इसीलिए सफेद कपड़े गर्मी में पहनते हैं कि हीट रिफ्लेक्ट कर जाए, और जो डार्क होते हैं वो हीट एब्जॉर्ब करते हैं। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। बेकिंग सोडा पेट में एसिडिटी पैदा करता है, बेकिंग सोडा क्षारीय है। इस क्वेश्चन का आंसर दो। इस क्वेश्चन का आंसर क्या दोगे तुम? बेकिंग सोडा
बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा से रिलेटेड क्या आंसर दोगे? कम ऑन। हाँ जी। इज देयर ए चांस, प्लीज टेल मी रियलिस्टिकली, किस चीज का चांस है? बेकिंग सोडा पेट में एसिडिटी पैदा करता है। अच्छा, आप लोगों को मैं आज आप लोगों के ना कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर करूंगा। हमारे जब पेट में एसिडिटी होती है ना, एसिडिटी कब होती है? जब एसिड की मात्रा इंक्रीज होती है। हमें हमारे पेट में एसिडिटी कब होती है? जब एसिड की मात्रा इंक्रीज होती है। और जब एसिड की मात्रा इंक्रीज होती है तब हमें पता है क्या पीना चाहिए? तब हमें क्या पीना चाहिए? उस एसिड को खत्म करने के लिए हमें पीना चाहिए, उस एसिड को खत्म करने के लिए क्या पीना चाहिए? एल्कलाइन। हमें एल्कलाइन वाटर पीना चाहिए, हमें एल्कलाइन वाटर पीना चाहिए, क्षारीय पानी पीना चाहिए। क्षारीय पानी क्या होता है? क्षारीय पानी होता है बेसिकली सोडा। तो हम सोडा अगर पीएंगे तो डेफिनेटली हमारी जो एसिडिटी है वो खत्म हो जाएगी। लेकिन बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जब उनके पेट में एसिड की मात्रा बढ़ती है ना, जब उनको एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है तो पता है वो क्या पी लेते हैं? वो नींबू पानी पी लेते हैं। अब आप लोग मुझे सोच के बताओ, जब हम नींबू पानी पीते हैं तो ये जो एसिडिटी है ना, ये कम होगी या ज्यादा होगी? सर, जो नींबू पानी होता है वो ऑलरेडी एसिड है और हमारे पेट में ऑलरेडी एसिडिटी हो रही है ना, यानी कि ऑलरेडी एसिड है। तो एसिड प्लस मिलके एसिड क्या बना देगा? पेट में तूफान मचा देगा। तो याद रखना, जब भी आपको एसिडिटी की दिक्कत हो तो कभी भी नींबू पानी मत पीना। जब एसिडिटी की दिक्कत हो तो हम नींबू पानी नहीं पीना चाहिए, हमें क्या पीना चाहिए? हमें पीना चाहिए कोल्ड ड्रिंक। हमें है ना सोडा पीना चाहिए, सोडा। हमें सोडा पीना चाहिए क्योंकि जो सोडा होता है, सोडा, बेकिंग सोडा इज एल्कलाइन। सोडा बेसिकली क्षारीय होता है क्योंकि जब एसिडिटी होती है तो हम पीते हैं इनो। और इनो क्या होता है? इनो बेसिकली सोडा होता है। तो एसिडिटी होने पर ना बेटा, नींबू पानी कभी नहीं पीना चाहिए। एसिडिटी होने पर हमेशा क्या पीना चाहिए? इनो पीना चाहिए, इनो। इनो यानी कि सोडा। अब आप कहोगे सर आप गलत बता रहे हो, क्योंकि हमने तो प्रैक्टिकली करके देखा है सर, हमें तो नींबू पानी पीने से राहत मिल जाती है। पता नींबू पानी कब पीते हैं? नींबू पानी तब पीते हैं जब आपको ऐसा लगता है ना आपका पेट एकदम अजीब सा हो गया है, मतलब वैक्यूम टाइप क्रिएट हो गया है पेट में, कहते हैं ना गुम्ब सा पेट हो रहा है मेरा। तो जब हम खाना ओवरलोडेड खा लेते हैं और खाना डाइजेस्ट करने के लिए हमारे पेट में एसिड की मात्रा नहीं बचती है बेसिकली, तब तब हम पीते हैं नींबू पानी। तो नींबू पानी पिया जाता है जब हमारा पेट ओवरफ्लो हो जाता है, ओवरफ्लो। तो उस ओवरफ्लो को हल्का करने के लिए, पेट को हल्का करने के लिए हमें नींबू पानी पीना चाहिए। समझ रहे हो? जी हाँ। तो पेट हल्का करने के लिए नींबू पानी पिया जाता है ना। हाँ जी। तो अब आगे से ध्यान रखना, एसिडिटी की दिक्कत हो नींबू पानी नहीं पीना है, इनो पीना है। नींबू पानी तब पीना है जब हमने यहाँ तक पेट भर के खाना खा लिया और पेट हमारा डाइजेस्ट ही नहीं हो रहा, पेट फूला फूला सा लग रहा है, हमें ऐसा लग रहा है पेट फूला फूला सा है, डाइजेशन नहीं हो रहा, तब हम पीते हैं नींबू पानी डाइजेशन के लिए। समझ रहे हो? जी। तो यहाँ पर बेकिंग सोडा पेट में एसिडिटी पैदा नहीं करता, बेकिंग सोडा पेट में एसिडिटी खत्म करता है। ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। क्योंकि बेकिंग सोडा क्षारीय है, इसीलिए बेकिंग सोडा एसिडिटी को पैदा नहीं करेगा, बेकिंग सोडा एसिडिटी को खत्म करेगा। ठीक है। हम्म। चलिए, जब आम नमक को खुला रखा जाता है तो ये हवा में नमक को अवशोषित कर लेता है, हवा में, हवा से नमी को अवशोषित कर लेता है। कॉमन सॉल्ट कंटेन मैग्नीशियम क्लोराइड। आपको पता है जब बारिश का मौसम होता है तो जो नमकदानी होती है ना, उसके जो छेद होते हैं वो नमक से भर जाते हैं। आपने कभी देखा है ना, जो नमकदानी के छेद होते हैं है ना, वो नमक से क्या हो जाते हैं? नमक से भर जाते हैं, उसमें से नमक निकलता नहीं है क्योंकि नमक सील जाता है, नमक में सीलन आ जाती है। आपने देखा होगा जो बारिश के मौसम में अक्सर ऐसा होता है। तो अच्छा, मुझे कोई बता सकता है कि नमकदानी के अंदर जो नमक है उसको सीलन से बचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए?
नमकदानी के अंदर जो नमक है उसमें सीलन पैदा ना हो, तो ऐसा हमें क्या करना चाहिए? हम्म सर, नमकदानी के अंदर में जो नमक है, अगर उसमें सीलन पैदा ना हो तो एक ट्रिक अपनी मम्मी को बताना। हालांकि तुम्हारी मम्मी को ट्रिक पता होगी पहले से। तुमने कभी तुमने कभी वहां गए हो कोस्टल एरिया में, गोवा, मुंबई? तुम गोवा या मुंबई के रेस्टोरेंट में खाना खाना, वहां पे रेस्टोरेंट में जो नमकदानी आएगी ना, उसका नमक सीलन में नहीं होगा। क्योंकि उसमें एक ट्रिक है, पता है क्या? वो लोग क्या करते हैं, नमकदानी के अंदर चावल डाल देते हैं। क्या डाल देते हैं? राइस। चावल क्या करता है, चावल वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है। चावल वाटर को जब एब्जॉर्ब कर लेता है तो नमकदानी के जो अंदर नमक है वो एज इट इज बचा रहता है। हाँ जी, चावल डाल देने चाहिए। बिल्कुल सही जवाब। तो कॉमन सॉल्ट में हवा को हवा से नमी को अवशोषित कर लेता है। कॉमन सॉल्ट कंटेन मैग्नीशियम क्लोराइड। बच्चे कह रहे हैं कि मैग्नीशियम क्लोराइड नहीं होता, उसमें सोडियम क्लोराइड होता है। मेरे भाई, ये जो मैग्नीशियम क्लोराइड है ना, ये इम्प्योरिटी है, इम्प्योरिटी। और इसी इम्प्योरिटी की वजह से ही नमक में सीलन पैदा होती है। ये जो NaCl है ये हमारा प्योर सॉल्ट है, लेकिन इसमें कुछ इम्प्योरिटीज होती हैं मैग्नीशियम क्लोराइड की। और ये जो इम्प्योरिटीज हैं, एक्चुअल में यही इम्प्योरिटीज जो एयर है ना उससे वाटर को एब्जॉर्ब करती हैं। यही इम्प्योरिटीज है ना, वाटर को एब्जॉर्ब करती हैं एयर से। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। मजा आ रहा है तुम्हें बेटा साइंस पढ़ के? मजा आ रहा है ना साइंस पढ़ के, है ना? वैसे ही फोन जब पानी में गिर जाता है तो चावल के डिब्बे में रख देते हैं, ऐसा हमने सर मूवी में देखा होगा, टीवी सीरियल में देखा होगा। लेकिन अगर फोन पानी में गिर गया तो चावल का डिब्बा कुछ नहीं कर पाएगा। फोन खराब तो खराब, है ना? हाँ जी। जब कोई शरीर पूरी तरह से आंशिक रूप से तरल में डूबता है तो उसमें वजन में कमी होती है। आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, अगर किसी भी चीज को हम पानी में डुबो दें, किसी भी चीज को अगर मैं पानी में डुबो दूं तो उसके वजन में हमें कमी महसूस होने लगती है। ये बात आप बहुत अच्छे से जानते हैं ना? हाँ सर, बिल्कुल सब बात है। हाँ जी, ये बिल्कुल सच बात है कि जो नमक है, सॉरी, जब कोई शरीर पूरी तरह या आंशिक रूप से तरल में डूबा होता है तो उसके वजन में कमी होती है। ये बिल्कुल सच बात है। द डिक्रीज इन वेट इज ड्यू टू द हायर डेंसिटी ऑफ द डिस्प्लेस्ड लिक्विड। वजन में जो कमी है वो विस्थापित तरल के उच्च घनत्व के कारण होती है। ये बताओ, क्या वजन में जो कमी महसूस होती है वो विस्थापित तरल के उच्च घनत्व के कारण होती है ना? ये बताओ, जल्दी से बताओ। फिजिक्स का एक लाजवाब क्वेश्चन है, अल्टीमेट क्वेश्चन है। फिजिक्स का एक लाजवाब क्वेश्चन है, अल्टीमेट क्वेश्चन है। हम्म, तरल वस्तु डालने पर वस्तु पे एक बेटा उत, उत्प्लावन बल, बायोंसी फोर्स लगता है। उस बायोंसी फोर्स के कारण, जैसे जब हम कोई वस्तु पानी में डुबोते हैं ना, तो नीचे से एक उत्प्लावन बल लगता है, एक बायोंसी फोर्स लगता है, जिसके कारण वजन में कमी महसूस होती है, ना कि विस्थापित घनत्व के द्वारा। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। बेसिकली जब हम किसी चीज को पानी में डुबोते हैं तो एक नीचे से फोर्स लगता है जिसको हम बोलते हैं उत्प्लावन बल, बायोंसी फोर्स। उस बायोंसी फोर्स के कारण ही जो वस्तु है हमारी हल्की महसूस होती है। सेफ्टी फ्यूज उच्च गलनांक वाले तत्व के बने होते हैं। आपने कभी सेफ्टी फ्यूज देखे हैं? आपने कभी सेफ्टी फ्यूज देखे हैं? हम्म बारिश हो रही है भाई साहब, दिल्ली में बड़ी भयंकर। बिजली गरज रही है बुरी तरह से, है ना? बिजली बिजली गरज रही है। देखो, ये होते हैं सेफ्टी फ्यूज, फ्यूज वायर। आपने ये फ्यूज वायर कभी घरों में देखे हो? आजकल तो ये यूज नहीं होते। आजकल तो ये जो सेफ्टी फ्यूज है ये यूज नहीं होते।
है ना। आजकल तो ये वाले सेफ्टी फ्यूज यूज नहीं होते, पहले तो यूज होते थे घरों में, पहले ये यूज होते थे ना। इसमें ये जो होता है ना, ये वायर, ये कह रहे हैं कि ये जो फ्यूज वायर है, ये जो फ्यूज वायर है, ये उच्च गलनांक का होता है, ये होता है हाई मेल्टिंग पॉइंट। क्या इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है? हाँ, क्या इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है? बिल्कुल गलत जवाब। जो सेफ्टी फ्यूज होते हैं ना, इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट तो बिल्कुल भी नहीं होता। इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है बहुत लो, बहुत लो मेल्टिंग पॉइंट। पता है क्यों होता है? कि हल्की सी करंट फ्लो ज्यादा हुई तो हीट ज्यादा होगी, हीट ज्यादा होगी तो ये बीच में से ब्रेक हो जाएगा। समझ रहे हो? तो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट हाई नहीं, मेल्टिंग पॉइंट इसका बेसिकली लो होता है। सेफ्टी प्रोटेक्ट अगेंस्ट डैमेज कॉज्ड बाय द एक्सेसिव इलेक्ट्रिक करंट, बिल्कुल सच बात है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। एक गर्म उष्ण दिवस में भी खुले तालाब का पानी ठंडा रहता है। क्या खुले तालाब का पानी ठंडा रहता है? बेटा तुम गर्मियों के दिनों में नहाए हो भैंस के साथ? क्या तुम गर्मियों के दिनों में भैंस के साथ नहाए हो तालाब में जाके? तालाब में डुबकी मारी है तुमने भैंस के साथ? गई भैंस पानी में। सर गर्मियों के दिनों में भैंस तालाब में इसलिए पड़ी रहती हैं क्योंकि गर्मियों के दिनों में तालाब का पानी ठंडा रहता है। जबकि भयंकर गर्मी पड़ रही हो लेकिन वो पानी कभी गर्म नहीं होगा तालाब का, वो हमेशा ठंडा रहेगा, है ना। गर्म होने पर पानी वाष्पीकृत होता जाता है, ताप ऊर्जा गुप्त ऊष्मा में बदल जाती है। ताप ऊर्जा गुप्त ऊष्मा में बदल जाती है, बिल्कुल सच बात है। देखो एग्जैक्टली होता क्या है, जब तालाब का पानी गर्म होता है तो वो लिक्विड स्टेट से वाष्पीकृत होकर कहाँ कन्वर्ट हो जाता है? कहाँ कन्वर्ट हो जाता है? लिक्विड स्टेट से सीधा गैसियस स्टेज में पानी चला जाता है वाष्पीकृत होगा, बिना बॉईल हुए। 100 डिग्री सेल्सियस पे जब पानी बॉईल होगा तब जाके वो लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होगा। लेकिन तालाब में ऐसा नहीं होता। तालाब में क्या होता है, पानी की जो ऊपर की लेयर गर्म होती है वो खुद ही वाष्पीकृत हो जाती है। और वो होती है किस वजह से? जो ताप ऊर्जा है ना, वो बेसिकली गुप्त ऊष्मा में कन्वर्ट हो जाती है। लेटेंट हीट का यहाँ पे कंसेप्ट आता है, लेटेंट हीट का। जब बिना बॉइलिंग पॉइंट के स्टेज परिवर्तन हो रही है तो वहां पे लेटेंट हीट का कंसेप्ट आता है। समझ रहे हो? लेटेंट हीट का कंसेप्ट। आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ इट। चलिए साहब, सर अब बोल दीजिए वरना रो दूंगा मैं। क्या बोल दूं? विद योर परमिशन एक क्वेश्चन था। क्या क्वेश्चन था? एक क्वेश्चन था टॉपिक का बाहर से। एक क्लास भूख लगी है, इतना ही रहने दो आज सर। अबे साइंस के क्वेश्चन कर रहे हो तुम, मजा नहीं आ रहा तुम्हें? कार्बन कैन फॉर्म मोर कंपाउंड्स देन अदर एलिमेंट्स। देखो आपको पता है कार्बन कोयले से लेके हीरे तक, कोयले से लेके कोयले से लेके हीरे तक सब कार्बन है। कार्बन का सिंगल बॉन्ड होता है, कार्बन का डबल बॉन्ड होता है, कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड भी होता है। कोयले से लेके हीरे तक सब कार्बन है। तो कार्बन अन्य तत्वों की अपेक्षा अधिक यौगिक बना सकता है, बिल्कुल सच बात है। कार्बन कैन एग्जिस्ट इन डिफरेंट फॉर्म, यही रीजन है क्योंकि कोयले से लेके हीरे तक सब कार्बन है, इसलिए उसके सबसे ज्यादा यौगिक बनते हैं। इसलिए उसके सबसे ज्यादा यौगिक बनते हैं। वर्ष 1928 में लाहौर में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में साइमन कमीशन का विरोध किया गया था। क्या 1928 में लाहौर में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में साइमन कमीशन का विरोध किया गया था? साइमन कमीशन का विरोध क्यों हुआ था? क्योंकि उसमें एक भी भारतीय सदस्य सम्मिलित नहीं था। साइमन कमीशन का विरोध इसलिए हुआ था क्योंकि उसमें एक भी भारतीय सम्मिलित नहीं था। अब बताओ ये जो बातें लिखी हैं, क्या ये बातें बिल्कुल सच है? क्या ये बातें बिल्कुल सच है? हम्म। सर ये बातें बिल्कुल सच है कि साइमन कमीशन का जो विरोध था वो इसीलिए हुआ था लाला लाजपत राय के द्वारा क्योंकि उसमें एक भी भारतीय सदस्य शामिल नहीं था, है ना। एक भी भारतीय सदस्य शामिल नहीं था और ये विरोध 1928 में ही हुआ था। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बिल्कुल सच बात है। हिमालय की मिट्टियों में ह्यूमस प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। आपको पता है ह्यूमस क्या होता है? जो मिट्टी को उपजाऊ बनाता है। और हिमालय की मिट्टी में सबसे ज्यादा होता है। पता है क्यों होता है? क्योंकि वहां पे जीवाश्म
पेड़ पौधों का जीवाश्म, जानवरों का जीवाश्म बहुत ज़्यादा है, इसीलिए। और वो इसीलिए है क्योंकि सबसे ज़्यादा हिमालय में वनाच्छिद है, इसीलिए ह्यूमस की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है हिमालय की मिट्टी में। ज्योग्राफी का भी क्वेश्चन आ गया, हिस्ट्री का भी क्वेश्चन आ गया, फिजिक्स का भी आ गया, केमिस्ट्री का भी आ गया, बायोलॉजी का भी आ गया, इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन आना बाकी है, और पॉलिटी का भी आ गया। किसी गैस को दबाव डालकर आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है? क्या गैस को दबाव डालकर संपीड़ित कर सकते हो? क्या गैस को दबाव डालकर संपीड़ित कर सकते हो? सर बिल्कुल कर सकते हैं, गैस को दबाव डालकर संपीड़ित। पता है क्यों कर सकते हैं? गैस को दबाव डालकर इसलिए संपीड़ित कर सकते हैं क्योंकि जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं भैया, वो लिक्विड और सॉलिड के कंपैरिजन में दूर दूर होते हैं। गैसियस मॉलिक्यूल काफी दूर दूर होते हैं, इसलिए इसको दबाव डालकर संपीड़ित कर देते हैं। ठीक है, हाँ जी। नेक्स्ट, अधिक ऊंचाई की तुलना में समुद्र तल पर भोजन पकाना आसान है। ये बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है। दिल्ली में बारिश हो रही है बेटा, बिजली गरज रही है बहुत तेज। ये बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है। अधिक ऊंचाई की तुलना में समुद्र तल पर भोजन पकाना आसान है। ये कह रहे हैं ऊंचाई की तुलना में समुद्र तल पर भोजन पकाना आसान है, ये बताओ। अच्छा, जैसे जैसे आप ये बताओ, भोजन पकाना किससे संबंधित है? भोजन आसानी से कब पकता है? भोजन पकाना आसान कब बनता है? प्रेशर कुकर, जो हमारा प्रेशर कुकर है उसमें भोजन पकाना आसान क्यों है? प्रेशर कुकर के अंदर भोजन पकाना आसान क्यों होता है, ये बताओ। प्रेशर कुकर में प्रेशर ज्यादा होता है, प्रेशर कुकर में प्रेशर ज्यादा होता है। अच्छा, जब प्रेशर ज्यादा होता है तो जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कम होगा या ज्यादा? पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कम होगा या ज्यादा? सर प्रेशर बढ़ने से बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाता है। अगर प्रेशर बढ़ता है तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता है, यानी कि जो पानी 100 डिग्री सेल्सियस पे उबल रहा है और एक पानी है जो 110 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल है, तो खाना जल्दी कहाँ पकेगा? 100 डिग्री सेल्सियस पानी में या 110 डिग्री सेल्सियस पानी में? सर ऑब्वियस सी बात है, जो पानी 110 डिग्री सेल्सियस पे उबल रहा है उसमें खाना जल्दी पकेगा। तो प्रेशर बढ़ने से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, जिसके कारण खाना जल्दी पकता है। समझ रहे हो? यानी कि बॉइलिंग पॉइंट का। अब ये बताओ कि तुम जैसे जैसे हाइट पे जाओगे, जैसे जैसे तुम ऊंचाई पे जाओगे, जैसे जैसे तुम्हारी हाइट बढ़ती जाएगी तो प्रेशर क्या होता चला जाएगा? सर ऊंचाई बढ़ने पे वायुमंडलीय दबाव कम होता चला जाता है। सर वायुमंडलीय दबाव कम क्यों होता चला जाएगा? भाई ऑब्वियस सी बात है, ये हमारी अर्थ की सरफेस है, ये हमारा वायुमंडलीय दबाव है। तो जितनी देखो, अगर तुम इस सतह पर हो तो इतना सारा वायुमंडलीय दबाव झेल रहे हो, अगर तुम मान लो यहाँ पर हो तो सिर्फ तुम इतना वायुमंडलीय दबाव झेल रहे हो। तो जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो ऊंचाई बढ़ने पर कम होता चला जाता है, और जब प्रेशर कम होता चला जाता है तो बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाता है। यानी कि समुद्र से जितना ऊपर जाएंगे प्रेशर उतना कम होगा, बॉइलिंग पॉइंट भी उतना कम होगा। अगर बॉइलिंग पॉइंट कम होगा तो पानी जल्दी उबलने लगेगा, और जो पानी जल्दी उबलने लगेगा तो वहां पे खाना पकाना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए समुद्र तल पर भोजन पकाना आसान है ऊंचाई की तुलना में। आपने देखा है कि पहाड़ों पर, आप कभी एक चीज नोटिस करना, चिप्स कुरकुरे के जो पैकेट हैं, जो चिप्स कुरकुरों के जो पैकेट हैं वो पहाड़ों पर एकदम फूल जाते हैं। पता है क्यों फूल जाते हैं? क्योंकि चिप्स कुरकुरे के पैकेट में जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है पहाड़ों पे वो हो जाता है कम, लेकिन उनके अंदर जो हवा भरी गई होती है वो नॉर्मल प्रेशर में भरी गई होती है। तो पहाड़ों पे जाते ही जो चिप्स कुरकुरे के पैकेट के अंदर का प्रेशर है वो ज़्यादा हो जाता है, इसीलिए वो फूल जाते हैं एकदम। ज़्यादा ऊंचाई पे जाने से हमारी नाक से खून निकलने लगता है। पता है क्यों नाक से खून निकलने लगता है? क्योंकि बाहर का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो कम हो जाता है। बॉडी के अंदर का जो प्रेशर है जिसको हम बीपी बोलते हैं, ब्लड प्रेशर, तो ब्लड प्रेशर कंपैरेटिवली एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारा बढ़ जाता है। तो बीपी बढ़ने की वजह से नाक में से खून निकलने लगता है, क्योंकि बाहर का प्रेशर कम हो जाता है ऊंचाइयों पे जाने पर, है ना। वायुमंडलीय दबाव कम हो जाता है, और जितना वायुमंडलीय दबाव कम होगा, तुम्हें पता है स्पेस में हम बिना स्पेस सूट के क्यों नहीं रह सकते?
अगर तुम स्पेस में बिना स्पेस सूट के एक बार अगर उतर गए तो तुम्हारी बॉडी फट जाएगी। बॉडी इसलिए फट जाएगी क्योंकि स्पेस में एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा 0, और लेकिन जो बॉडी के अंदर का बीपी है, ब्लड प्रेशर पता है ना 80-120 होता है, तो बीपी जो है ना हमारी सारी नसें फट जाएंगी खून की, समझ रहे हो। इसीलिए जो स्पेस सूट बनाया जाता है वो उस वायुमंडलीय दबाव को मेंटेन करने के लिए बनाया जाता है। जितना वायुमंडलीय दबाव इस अर्थ सरफेस पर है वही वायुमंडलीय दबाव हम स्पेस सूट के अंदर महसूस करते हैं, ताकि हमारे जो ब्लड वेसल्स हैं वो फटे ना, वरना खून की नसें फट जाती हैं। नाक से खून इसलिए तो निकलता है पहाड़ों पर, समझ रहे हो। हाँ जी। तो भोजन पकाना समुद्र तल पर आसान है, पहाड़ों पर मैगी बेटा बहुत देर में पकती है। पहाड़ों पर मैगी बहुत देर में पकती है। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इंक्रीज एट हाई एल्टीट्यूड। हाई एल्टीट्यूड में बॉइलिंग पॉइंट बेटा डिक्रीज होता है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इंक्रीज एट हाई एल्टीट्यूड, गलत जवाब। हाई एल्टीट्यूड में जी, समझ रहे हो। चलिए साहब, सर जी, व्हाट अ नॉलेज, मजा आ गया पढ़ के, क्या पढ़ाते हो अल्टीमेट। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रेशर कम होता है, बॉइलिंग पॉइंट घट जाता है। ऊंचाई बढ़ने पर प्रेशर कम होता है, बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाता है, कुकिंग मुश्किल हो जाती है। सिंपल सा कंसेप्ट है। जब कोई ठोस पिघलता है तो उसका तापमान समान रहता है। आपको पता है जब कोई ठोस पिघलता है तो उसका तापमान समान रहता है। स्मार्ट तो लगती है भैया हम डेली। जब कोई ठोस पिघलता है तो उसका जो तापमान है वो सेम रहता है। बर्फ जब पिघलती है और पिघल कर जो पानी बनाती है बर्फ, वो दोनों ही 0 डिग्री सेल्सियस पर होते हैं। आपको पता है 0 डिग्री सेल्सियस पर ही वाटर होता है, 0 डिग्री सेल्सियस पर ही क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट के दौरान, है ना, जो ऊर्जा दी जा रही होती है ना, वो एक्चुअली वो स्टेट लेवल चेंज कर देती है लिक्विड को, सॉरी सॉलिड को लिक्विड में। जो हीट एनर्जी हम देते हैं, हीट एनर्जी का काम होता है, जो हीट हम दे रहे हैं ना, हीट कहाँ चली गई, सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने में चली गई। लेकिन उस हीट ने टेम्परेचर इंक्रीज नहीं किया। जो हीट दी गई है बर्फ को, उस हीट से सॉलिड कन्वर्ट हो गया है लिक्विड में, लेकिन टेम्परेचर पे कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन टेम्परेचर पे कोई फर्क नहीं पड़ा, समझ रहे हो। और इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं गुप्त ऊष्मा, लेटेंट हीट, जिसका काम क्या होता है, सॉलिड में जो अणु पास पास है ना, उन अणुओं को दूर करने के लिए, लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए जो ऊष्मा दी जा रही है, जो दिख नहीं रही किसी को, कहाँ गई, गुप्त ऊष्मा, छिपी हुई ऊष्मा। ऊष्मा का उपयोग कणों के बीच आकर्षण बल पर काबू पाकर अवस्था बदलने में हो जाता है। इसी को हम बोलते हैं लेटेंट हीट, गुप्त ऊष्मा। पानी का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस है। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर 100 डिग्री सेल्सियस। अधिक ऊंचाई पर पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है बेटा। हाइट बढ़ने से प्रेशर कम होता है, बॉइलिंग पॉइंट भी कम होता है। हाइट बढ़ने से प्रेशर कम होता है और बॉइलिंग पॉइंट भी कम होता है। किसी ठोस का सीधे गैस में परिवर्तन ऊर्व ऊर्ध्वपातन कहलाता है। द कन्वर्जन ऑफ सॉलिड डायरेक्टली इनटू अ गैस। तुमने सॉलिड को गैस में कन्वर्ट होते हुए देखा है कभी? क्या तुमने सॉलिड को सीधा गैस में कन्वर्ट होते हुए देखा है? देखा होगा बेटा। ड्राई आइस, जो ड्राई आइस होती है, इट इज द एग्जांपल ऑफ सब्लिमेशन। ये है ड्राई आइस जो सब्लिमेशन का एग्जांपल है ना। ये ड्राई आइस सीधा सॉलिड से एयर में कन्वर्ट होती है, सॉलिड से गैस। नेप्थाइल डजंट लीव रेसिड्यू व्हेन केप्ट ओपन फॉर सम टाइम, क्योंकि
नेफ्थलीन क्या है? यही है, सब्लिमेशन का एग्जाम्पल है, समझ रहे हो? लेकिन ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है इसकी। एक्चुअली कारण वो है, किसी ठोस का सीधे गैस में परिवर्तन उर्ध्वपतन कहलाता, कुछ देर तक खुला रखने पर नेफ्थलीन अवशेष नहीं छोड़ता। यहाँ पर बोथ ए एंड आर आर ट्रू, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। आर उसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। मैथ्स के इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन से रहेंगे स्टेनो के लिए? भैया स्टेनो में मैथ्स तो आती नहीं है। स्टेनो वाले बच्चे मैथ्स पढ़ के क्या करेंगे ये बताओ? स्टेनो में तो मैथ्स ही नहीं आती है मेरे भाई। तुम स्टेनो में मैथ्स पढ़ के करोगे क्या? बेसिक कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन पूछ लिए गए थे इस बार स्टेनो में, टाइम स्पीड डिस्टेंस वगैरह बहुत बेसिक से क्वेश्चन पूछ लिए गए थे। दोनों ट्रू है, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेन। ये इसका कोई कारण नहीं है, वो तो एक एग्जाम्पल था, एग्जाम्पल है ना। गर्म पानी करने के लिए उबलते पानी में भाप बेहतर है। स्टीम इज बेटर देन दी बॉइलिंग वाटर फॉर हीटिंग पर्पस। आपको पता है भाप जो है ना उसका टेम्परेचर ज्यादा होता है पानी के मुकाबले। तुमने कभी देखा होगा, कभी कभी तुम एकदम गरम गरम फुलके खाते हो रोटी, तो रोटी में एकदम अचानक से छेद हो जाए तो उसकी जो गैस पड़ती है आहा हाथ जला देती है। तो भाप से हम जल्दी जलते हैं गर्म पानी की बजाय। बिल्कुल सच बात है, गर्म करने के लिए उबलते पानी से भाप बेहतर है। उबलते पानी की तुलना में भाप में गुप्त ऊष्मा के रूप में अधिक, हाँ जी, भाप में गुप्त ऊष्मा के रूप में अधिक ऊष्मा होती है, क्योंकि उबलते पानी में तो सिर्फ 100 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन भाप में पता है 100 से ज्यादा है। क्यों? क्योंकि कुछ ऊष्मा थी जो गैस के अणु, सॉरी, लिक्विड के अणुओं को दूर करने में काम आई थी, वो भी तो गुप्त ऊष्मा उसमें प्रेजेंट है। ए और आर दोनों सत्य हैं, आर ए की सही व्याख्यान है, ये बात बिल्कुल सच है। चीनी और नमक दोनों पानी में आसानी से घुल जाते हैं, सही बात है। चीनी और नमक भैया दोनों पानी में घोलो, दोनों आसानी से घुल जाएंगे। चीनी और नमक ठोस होते हैं इसलिए आसानी से घुल जाते हैं। बेटा ठोस, ठोस तो लकड़ी भी होती है, ठोस तो लकड़ी भी होती है, तो क्या लकड़ी पानी में घुल जाएगी आसानी से? हाँ। बर्फ पानी पर तैरती है, बर्फ का घनत्व पानी से कम होता है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ये बताओ, ये भी बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। बर्फ का घनत्व, बर्फ की डेंसिटी कितनी होती है और पानी की डेंसिटी कितनी होती है ये बताओ? बर्फ की डेंसिटी कितनी होती है और पानी की डेंसिटी कितनी होती है? हाँ, दोनों की आइस डेंसिटी और वाटर डेंसिटी क्या क्या है? आइस डेंसिटी और वाटर डेंसिटी। आइस फ्लोट्स ऑन वाटर, बिल्कुल सही बात है। डेंसिटी ऑफ आइस इज लेस देन वाटर, ये भी बिल्कुल सच बात है ना। देखो, जब पानी में बर्फ जम जाती है तो पानी में जो बर्फ है ना, जो झील होती है ना, झील, अब जैसे मौसम बहुत ठंडा है, मौसम बहुत ठंडा है, आपको पता है, तो पानी के ऊपर बर्फ जमती है, कभी भी पानी के नीचे नहीं जमती। बर्फ हमेशा पानी की सतह पर जमती है। बर्फ पानी पे तैरती है क्योंकि डेंसिटी ऑफ आइस इज लेसर देन वाटर, और जिस चीज की डेंसिटी वाटर से कम होगी। अच्छा ये बताओ, हम लाइफ जैकेट पहनने से डूबते क्यों नहीं है? हम लाइफ जैकेट पहनने से क्यों नहीं डूबते हैं? 0.9 और 1 होती है आइस, 0.9 और वाटर की लगभग 1 होती है। हम लाइफ जैकेट पहनने से पानी में क्यों नहीं डूबते? सर हम जब लाइफ जैकेट पहनते हैं ना, तो हमारा जो वॉल्यूम है वो कम होगा या ज़्यादा? सर जब हम लाइफ जैकेट पहनते हैं तो हमारा वॉल्यूम ज़्यादा होता है। और आपको पता है कि जो वॉल्यूम है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है डेंसिटी के। वॉल्यूम इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी। तो लाइफ जैकेट पहनने से वॉल्यूम बढ़ जाता है, वॉल्यूम बढ़ जाती है तो डेंसिटी हमारी कम हो जाती है, और डेंसिटी कम हो जाती है तो हम स्विम करने लगते हैं। हम क्या करने लगते हैं? हम स्विम करने लगते हैं।
हम तैरने लगते हैं। हम क्या करते हैं? तैरने लगते हैं। तैरने क्यों लगते हैं? क्योंकि डेंसिटी कम हो जाती है वॉल्यूम बढ़ने से। देखो, अगर तुम पानी के अंदर हो, तुम पानी के अंदर पूरी सांस भर लो और पानी के अंदर कूद जाओ। अगर तुम अपने दोनों लंग्स में पूरी सांस भर के पानी के अंदर कूदते हो तो तुम कभी डूब नहीं सकते। पानी में हम तब डूबते हैं जब हमारे लंग्स से एयर बाहर निकल जाती है। होता क्या है, जब हम लंग्स में एयर भर लेते हैं तो हमारा वॉल्यूम बढ़ जाता है। वॉल्यूम बढ़ता है, हमारी डेंसिटी कम हो जाती है। डेंसिटी कम हो जाती है तो हम तैरने लगते हैं। लेकिन जैसे ही हमारे लंग्स से हवा बाहर निकलती है, वॉल्यूम कम हो जाता है, डेंसिटी बढ़ जाती है और हम डूब जाते हैं। तो पानी में कोई भी व्यक्ति तब तक नहीं डूब सकता जब तक उसके लंग्स में हवा भरी हुई है। पहले वो बाहर निकलती है हवा, तब हम पानी में डूबते हैं। सांस छोड़ने के बाद ही हम पानी में डूबते हैं, है ना? कर देंगे बेटा, रूपेश कुमार, जल्दी हो जाएगा, क्यों परेशान हो रहे हो? कर देंगे बेटा, कर देंगे। इतनी जल्दी है तो तुम वीओडी से सिलेबस कंप्लीट कर लो, वीओडी से कर लो। तुम्हें पता है कुछ लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं गांव में, पानी की बोतल बांध के तालाब में कूद जाते हैं, कुएं में कूद जाते हैं। आपको थैंक्स बोलने आई हूँ रिकॉर्डेड क्लास से। चलिए, हमारे आसपास का पदार्थ 3 अलग अलग अवस्थाओं में पाया जाता है: ठोस, तरल, गैस। ये अवस्थाएं पदार्थ के कण की विविधताओं भिन्नताओं के कारण उत्पन्न होती हैं। जी, पोखर में ट्राई करेंगे सर। हाँ, तुम पोखर में ट्राई करना जरूर, तुम पोखर में ट्राई करना। पोखर में ट्राई करना जरूर। हाँ, क्या हमारे आसपास का जो पदार्थ है वो 3 अलग अलग अवस्थाओं में पाया जाता है? सर बिल्कुल सच बात है ना? बिल्कुल सच बात है। ये अवस्थाएं पदार्थ के कण की विशेषताओं में भिन्नताओं के कारण उत्पन्न होती है। बिल्कुल सच बात है। नेक्स्ट, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को सूखी बर्फ के रूप में जाना जाता है। सॉलिड जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, सॉलिड CO2, वही ड्राई आइस होती है, जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको दिखाई थी। जो सॉलिड CO2 है वही ड्राई। दबाव कम होने पर ठोस कार्बन डाइऑक्साइड तरल अवस्था में आए बिना वायुमंडल में सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। सही बात है। मैं मुखर्जी नगर में हूँ, आपसे कैसे मिल सकता हूँ? आदर्श नगर, लेकिन उसके लिए बेटा तुम्हें सिलेक्शन लेना पड़ेगा। आदर्श नगर में जो हमारा क्या है ऑफिस, वहाँ पे वही बच्चा हमसे मुलाकात कर सकता है जो बच्चा सिलेक्शन लेके आया हुआ है। बिना सिलेक्शन के मुलाकात तो होना थोड़ा सा मुश्किल है बेटा, है ना? हाँ जी, हम थैंक्स बोलने आए हैं, शुक्रिया, थैंक यू सो मच। हाँ जी, सॉलिड CO2 जो है वो ड्राई आइस के रूप में जानी जाती है। और दबाव कम होने पर जो CO2 है वो तरल अवस्था में आए बिना सीधे वायुमंडल में गैसियस अवस्था में कन्वर्ट हो जाती है। बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के बावजूद शहरी भारत ग्रामीण भारत की तुलना में बीमार है। सही बात है बेटा, शहर में लोग ज्यादा बीमार हैं ग्रामीण भारत की तुलना में। शहरी जीवन बढ़ते प्रदूषण स्तर, अस्वस्थ कचरा डंपिंग और फास्ट फूड संस्कृति की समस्याओं को सामना कर रहा है। बिल्कुल सच बात है, बिल्कुल सच बात है। इसीलिए जो शहरी लोग हैं वो जल्दी बीमार पड़ते हैं। हाल के दिनों में मोबाइल फोन की बिक्री कई गुना बढ़ गई है। बिल्कुल सच बात है, बच्चा बच्चा मोबाइल चला रहा है। ई कॉमर्स के प्रति दीवानगी मोबाइल बिक्री को बढ़ावा दे रहा है। बिल्कुल सच बात है, ई कॉमर्स के ही चक्कर में मोबाइल की बिक्री बढ़ भी रही है। आप देख रहे हो तुम्हारी ये भी तो क्लासेस है जो ई कॉमर्स है? ये भी तो आजकल अधिक लोग आजकल अधिक लोग आजकल अधिक लोग फास्ट फूड का विकल्प चुनते हैं। सच बात है बेटा, आजकल अधिक लोग फास्ट फूड का विकल्प चुनते हैं। फास्ट फूड हमेशा सस्ता होता है, ये गलत है। फास्ट फूड हमेशा सस्ता होता है, कहाँ तुमने सस्ता देख लिया? तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, दिस इज ऑल अबाउट रीजन एंड सक्सेशन। मजा आ गया होगा आपको इस चैप्टर को पढ़ने में, है अल्टीमेट साइंस की नॉलेज आप मिली रीजनिंग को छोड़कर। चलिए, कल मैं डिसीजन मेकिंग कराऊंगा, कल वेंसडे है, और परसों आपकी PYQs की प्रैक्टिस कराएंगे। और कल वेंसडे, फिर परसों थर्सडे, और फ्राइडे को फाइनली ये चैप्टर खत्म कर करूँ के मंडे से नया दिन, नई शुरुआत नए चैप्टर के साथ होगी।
मंडे से नया दिन, नई शुरुआत, नए चैप्टर के साथ होगी। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, लव यू गाइस, लव यू और गुड बाय, टेक केयर, शुक्रिया, धन्यवाद, टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच। ठीक है।